हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने कल का वीडियो में आप लोग को बताया था कि भारत का जो संवैधानिक विकास है वो कई चरणों में हुआ है। स्टार्टिंग रेगुलेटिंग एक्ट से हुआ है। रेगुलेटिंग एक्ट पारित होने के तरीकों के बारे में क्या उस समय की परिस्थिति थी जिसके कारण हुआ, इसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में किया था। अभी इस वीडियो में हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के सभी प्रावधान के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले आपको रेगुलर वीडियो मिलता रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और लाइक करें ताकि आपको लगातार वीडियो मिलता रहे। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी और आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का जो मेन प्रोविजंस हैं, मुख्य प्रावधान पहला, तत्कालीन समय में 3 प्रेसिडेंसी अंग्रेजों के अधीन हुआ करती थी, जो 3 प्रेसिडेंसी में बटा हुआ था। एक बंगाल, एक बम्बई और एक मद्रास। 3 प्रेसिडेंसी में अब चूंकि बंगाल की दीवानी अंग्रेजों को मिल गई थी, अब एक शासन करने वाली कंपनी बन गई थी, तो सबसे पहला ये हस्तक्षेप ये हुआ, ब्रिटिश संसद और सरकार का हस्तक्षेप इसमें प्रत्यक्ष रूप से शुरू हो गया। पहला, कंपनी पर ब्रिटिश संसद और सरकार का हस्तक्षेप प्रत्यक्ष रूप से प्रारंभ। दूसरा, एक्ट का जो प्रवर्तक हैं वो तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ को माना जाता है। तीसरा, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का पद दिया गया, यानी उन्हें गवर्नर जनरल बना दिया गया। और बम्बई और मद्रास, ये दोनों प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन कर दिया गया। चौथा, प्रशासन के लिए गवर्नर जनरल की एक परिषद बनाई गई। इस परिषद में 4 सदस्यों को रखा गया। 4 सदस्य नियुक्त किए गए। निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाने थे। मत बराबर होने पर गवर्नर जनरल अपना निर्णायक मत का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन गवर्नर जनरल एक्ट में ही वारेन हेस्टिंग्स को एज ए गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया और 4 जो इसके पार्षद थे उनका भी नाम इसमें प्रस्तावित कर दिया गया। इसमें एक फिलिप फ्रांसिस, दूसरा क्लेवरिंग, तीसरा मॉनसन और चौथा बर्वेल। ये 4 इस सदस्य बने। इसके हुआ कुछ इस तरह से कि निर्णय चूंकि बहुमत के आधार पर लिए जाने थे, इसलिए इस एक्ट के बाद का जो शासन है वो गवर्नर जनरल रहते हुए भी वारेन हेस्टिंग्स का इस परिषद में नहीं चला। इसका कारण था कि फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग और मॉनसन 1, 2 और 3, ये तीनों एक गुट का निर्माण कर लिए और इन तीनों ने मिल करके, चूंकि बहुमत हो रहा था, 5 में से 3 एक तरफ हो रहे थे, तो बर्वेल और गवर्नर जनरल दोनों एक तरफ होते थे और बाकी 3। इसलिए इस तत्कालीन समय में पूरे डिसीजन जो थे वो फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग और मॉनसन के हाथों में रहा। वारेन हेस्टिंग्स चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। अब गवर्नर जनरल कुछ न कर पाए तो ऐसी स्थिति में ये हो रहा था कि अब गवर्नर जनरल बिल्कुल निस्सहाय बना हुआ था। उन पर कई तरह के आरोप भी लग रहे थे, सही ढंग से काम नहीं कर पा रहे थे। बाद के एक्ट में ये जो प्रॉब्लम्स आई, इसका सॉल्यूशन निकाला गया है, जैसे पिट्स इंडिया एक्ट में इसके लिए प्रोविजन किए गए हैं। तो यहाँ पर यह हुआ कि सच पूछिए तो गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स तो थे, लेकिन प्रशासन का काम फ्रांसिस, क्लेवरिंग और मॉनसन के हाथों में ही बना रहा। इस एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया और इसके अनुपालन में 1 जनवरी 1774 कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे को बनाया गया। बराबर आप लोग इस चीज को जानते होंगे कि सर एलिजा इम्पे को बनाया गया था मुख्य न्यायाधीश, लेकिन बाकी जो 3 अन्य न्यायाधीश थे, इसका नाम बहुत कम जगहों पर मिलता है। यहाँ मिले, ये थे चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइट। 3 अन्य न्यायाधीश भी बनाए गए थे। इन तीनों का नाम हमेशा याद रखिएगा, चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइट। कंपनी का कोई भी सैनिक या असैनिक पदाधिकारी किसी व्यक्ति से उपहार,
दान आदि नहीं ले सकता था। जैसा हमने पिछले वीडियो में बताया था कि कंपनी में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर थी और उसका सबसे आसान सा उपाय हुआ करता था कि कंपनी के जो कर्मचारी थे वो दान के रूप में, उपहार के रूप में कीमती सामान सब चीज ले लिया करते थे और वो अपना व्यक्तिगत इस्तेमाल करते थे। वो कभी भी वो कंपनी के हित में नहीं होता था। इसीलिए जब यहाँ के लोग जो नौकरी करते थे, इंग्लैंड के लोग जो भारत में आकर के कंपनी की नौकरी करते थे, कंपनी में पदाधिकारी होते थे, जब यहाँ जाते थे तो बहुत सारे धन कमा के जाते थे, जबकि कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता था, कंपनी घाटे में चल रही होती थी। यही कारण था कि ब्रिटिश संसद और सरकार का हस्तक्षेप जरूरी हो गया था और ये प्रत्यक्ष रूप से पहली बार ऐसा हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑटोनोमस बॉडी थी, मोनोपोली मिली हुई थी उसको, उस पर एक ठोस निर्णय लिया और कंपनी ने रेगुलेटिंग एक्ट को पारित करके प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप को प्रारंभ किया। थैंक यू।